मेरे विचार से जब भी हम किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं या संवाद करते हैं, तो उस विषय से संबंधित सबसे पहले साक्ष्य इकट्ठा करते हैं और उन साक्ष्यों को आधार बनाकर उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। उस सत्य की कल्पना करते हैं, उसके आस-पास पहुँचते हैं। तभी एक संवाद की सार्थकता सही मायने में सफल होती है। आज के एक कलाकार होने के नाते हम पहले एक बेसिक चीज़ बातें करेंगे, उसके बाद सर की कला यात्रा पे हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। जब एक कलाकार कलाकृति बना रहा होता है, उस समय वह जो अनुभव करता है, जो आनंद की प्राप्ति करता है, वह उस कलाकृति की सार्थकता होती है और वही आनंद उस कलाकृति का पूर्ण सत्य होता है। लेकिन जब वो कलाकृति पूर्ण हो जाती है और दर्शक जब उसका रसवादन करता है, तब ज़रूरी नहीं है कि जब वो कलाकार ने बनाई थी और उसने जो अनुभूति प्राप्त की थी, वही अनुभूति दर्शक भी करें। क्योंकि हम सबका एनवायरनमेंट, हमारा कल्चर, हमारा समाज, हम सब अलग-अलग परिवेश में पले बड़े हैं, अलग-अलग हमारा सबका नज़रिया होता है और इसी वजह से हमारा कलाकृति को देखने का या उसका रसवादन करने का अनुभव भी अलग-अलग ही होता है। साधारण तरीके से मैं बात करूँ तो हम अपने घर में ही देख सकते हैं कि आपके भाई-बहन हो सकता है कि हमारी और उनकी कुछ कुछ आवश्यकताओं में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी हो, लेकिन भिन्नताएँ ज़रूर होती हैं और कुछ-कुछ चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा भिन्नताएँ मिलती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि हमारे ब्रेन में बचपन से ही हमारी फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी द्वारा मेमोरी स्टोर की जाती है और जब हम समझने लगते हैं, उस टाइम से हम हर एक विचार के लिए अपनी स्टोर की हुई मेमोरी के द्वारा उस उस विचार के प्रति अपना एक नज़रिया बनाते हैं। या मैं यूँ कहूँ, हम हर विचार को अपने अनुसार मैनिपुलेट करते हैं और सामने वाले की बात को हम अपने ही अंदाज में समझने का प्रयास करते हैं। ये एक मानवीय स्वभाव है। अतः मैं हम सभी को निरंतर अपना कलाकर्म करने के साथ-साथ कला से संबंधित इतिहास के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। हमारे समकालीन और अग्रज कलाकारों की कलाकृतियों को ये समझने का प्रयास करना चाहिए। समय के साथ-साथ कला में इतने सारे परिवर्तन आए, इतने सारे कला आंदोलन हुए, उनका होने का कारण क्या था? इतने सारे बदलाव क्यों ज़रूरी थे? एक कलाकार होने के नाते हम सबको ये सब जानना ज़रूरी है और तभी हम एक कलाकार की कलाकृति को करीब से समझ सकने में सफल होंगे और साथ ही श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनने की इस कला यात्रा में हम अग्रसर हो पाएँगे। चलिए ये सब तो बेसिक बातें हो गई, जिन्हें हम सबको समझना एक कलाकार होने के नाते बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज की चर्चा से पहले अपने ग्रुप के अंदर हम लोगों ने घरोटिया सर के आर्ट वर्क शेयर किए थे और मुझे उम्मीद है सभी ने उसके बारे में समझा होगा और अपना रिसर्च किया होगा। तो मैं एक बात चाहता हूँ कि आप सभी अपनी जो भी अनुभव आपने जो उनकी पेंटिंग्स को देख के जो फ़ील किया है, वो बारी-बारी से संक्षिप्त रूप में शेयर करें, जिससे कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकें। आप लोगों के पास जो भी अनुभव हो, वो शेयर करें प्लीज़। हेलो हेलो नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं अमर बोल रहा हूँ। जी। जी भैया, मैंने देखा सर का काम और फिर उनका इंटरव्यू भी मैंने पढ़ा
और मैंने शेयर भी करा था उनका इंटरव्यू। जी। तो पहले मैंने जब बिना इंटरव्यू देखे उनका वर्क देख रहा था तो मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया था। मतलब डिस्टॉर्टेड फॉर्म थी उसमें और जानवर के बॉडी के ऊपर इंसान की शक्ल लगाई हुई थी। बिल्कुल। ज़्यादा समझ नहीं पाया। फिर मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि वो जो बचपन में जो उनके साथ हुआ वो घटना मुझे इतना अच्छा पता नहीं, पर वो अपने इमेजिनेशन में नेचर और खुद के कन्वर्सेशन को डिस्टॉर्टेड फॉर्म में उन्होंने दिखाया है। मैं एकदम समझ पाया। हाँ, सही कहा आपने। हम्म। और कोई जो अपना विचार रखना चाहे? हेलो। हेलो। हाँ भैया, मैं मंगलम बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ मंगल जी, बताइए। हाँ, जैसे अमर ने बताया, मैंने भी पहले मतलब उनका वर्क देखा तो इतना समझ में नहीं आया, पर बाद में जब अमर ने उनका इंटरव्यू भेजा तो पढ़ा, मतलब काफी अच्छा इंटरव्यू था। उनके बहुत सारे उसमें क्वेश्चन भी थे। जी तो फिर पता चला कि वो बहुत अच्छा, वो एनिमल्स को और ह्यूमन को बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। मतलब वो उनके इंटरव्यू में था कि वो मतलब वो सोच रहे कि मैम एनिमल की लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते, तो वो एनिमल पे अपना उनका फेस लगाकर उनसे टॉक करने की कोशिश करते हैं जिससे वो टॉक कर सकें। और कई बार वो एनिमल पे कई बार वो ह्यूमन फिगर पे भी एनिमल की फेस लगा रहे हैं, और ऐसा कुछ कर रहे हैं कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, मतलब कुल मिला के बात यह है कि वो अपना ही एक काल्पनिक संसार रचते हैं और उसी में वो वो अपनी पूरी हो जाते हैं। इमेजिनेशन वो कैनवास पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जी। चलिए ठीक है, चर्चा को हम आगे। चलिए, हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सर के लाइन ड्राइंग पर आधारित एक वीडियो है जो हम सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। स्वर्ण मृग की आंख का प्रतिबिंब दिखा धरा पर बिंब। एक तरुणी श्वेत सुंदर सधी चली जा रही थी हवा में इठलाती इतराती। धरा से कुछ ऊपर आकाश था खाली, कोयल की कूक थी, पत्ते थे, फूल थे और था एकांत। चारों दिशाएं खुली थीं चौपट, कहीं से भी आ सकता था वह। जिसकी इच्छा थी और प्रतीक्षा भी, तभी कुछ हुआ। तभी मृग की आंख झपकी, तभी प्रतिबिंब टूटा। दूर दूर चल रही थी तेज आंधी, गिर रहे थे हजारों पत्ते। मैं अर्ध स्वप्न में चलता घर की ओर, सुनता उनकी आवाज, चर मर चर मर।
पहाड़ की कुनीर पर उगा चेहरा देखता रहता है आकाश की ओर, गिनता रहता है तारे और याद करता है अपने अतीत को। हवा बहती थी जब अमृत लिए, बरसाते थे बादल मोतियों की धार, झरनों के बीच सूरज करता था खेल, और तपस्या में रहते थे लीन वे ऋषि मुनि भी। होता था सब हरा, निर्मल और शांत, मगर आज मैं हूं निर्वस्त्र, बिना पेड़ के। ऐसा भी होता है कभी, बात आती है मन में, पहुंचती है होठों तक और बिखर जाती है नन्ही सी मुस्कान में, लौटती नहीं फिर। आश्चर्य। बिस्तर के बीचों बीच उभरी रेखा लुप्त हो जाती है जब मेरी पत्नी अपना तकिया मेरी तरफ खिसका देती है। यह रेखा जो अदृश्य है, शूल की तरह चुभती है दोनों को। तुमने खींची है यह? नहीं, तुमने ही खींची है? नहीं, फिर कैसे उभर आती है यह? तुम सोचो, तुम भी सोचो। सोचा? हाँ, यह रेखा न खींचने से खींचती है, न मिटाने से मिटती है। यह केवल भ्रम है हमारे बीच। शायद मैं चल रहा हूं, हाँ, शायद मैं चल रहा हूं। नहीं, शायद मन चल रहा है। हाँ, शायद मन चल रहा है। नहीं, शायद पक्षी उड़ रहे हैं। हाँ, शायद पक्षी उड़ रहे हैं। नहीं, शायद सब स्थिर है। हाँ, सब स्थिर ही तो है, केवल समय बीत रहा है। समय नहीं, यह आभास है केवल अपने होने का। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा इस वीडियो में, कलाकार अपनी काल्पनिक दुनिया में अपने रूपकारों की सहायता से अपने आप से संवाद स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में आपको रेखांकन के साथ साथ जो शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, वह भी कलाकार की ये रचना है। कैसे जरोटिया सर अपनी लाइन और शब्दों के माध्यम से अपने काल्पनिक संसार में बहुत अंदर तक डूब जाते हैं, यह वीडियो उसी का उत्तम उदाहरण है। सम्मानीय कलाकार जय जरोटिया जी का जन्म 1945 ईस्वी में दिल्ली के सदर बाजार इलाके में राजस्थानी कारीगरों के परिवार में हुआ। आपका बचपन काला पहाड़ करोल बाग में गुजरा। करोल बाग में स्कूली शिक्षा के दौरान जब आप 8वीं कक्षा में पहुंचे तो इस दौरान एक लड़के ने ब्लैक बोर्ड पर महात्मा गांधी का चित्र बनाया हुआ था। उस चित्र को देखकर आपको कला के प्रति आसक्ति हो गई और उसी दिन से आपका सारा जीवन कला के प्रति समर्पित करने का निश्चय किया।
तब से लेकर आज तक आपकी कला यात्रा में बहुत सारी दंगल आए, पहाड़ आए, भीड़ भाड़ आई, इन सब को लांघते हुए आप निरंतर गतिशील रहे। इस समय अंतराल में साढ़े 32 वर्ष तक कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में चित्रकला विभाग में प्रोफेसर के पद पर रहते हुए शिक्षण कार्य करवाया। यहाँ पर सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे और निरंतर अपने कार्य करते रहे। साथ ही इन्होंने भारत सहित विदेशों में अभी तक 25 से अधिक एकल प्रदर्शनियां आयोजित की है। इस कला यात्रा के दौरान सर को अनेकों सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इसके अंतर्गत 93 में राष्ट्रीय ललित अकादमी से इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। एक कलाकार के रूप में जरोटिया सर ने पारंपरिक विचारों का पालन करने के बजाय विचारों और रूप की भौतिकता दोनों के साथ प्रयोग किया है। सर ने कलाकृतियों में हमेशा स्पेस और ऑब्जेक्ट को विशेष महत्व दिया है, तो एक स्थिर रूप में नजर आते हैं जो एक दूसरे से संवाद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन 2D फॉर्म में स्थिर वस्तुओं के रूप में नजर आते हैं। अनमोल जी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए था। सॉरी जरोटिया सर की रचनाओं में एक ऐसा काल्पनिक संसार है जो जानने पर या समझने पर काल्पनिक और वास्तविक पात्रों के बीच में संवाद करता हुआ नजर आता है। देखेंगे कि इनके कार्यों में मुख्य रूप से अनुभव और कल्पना के बीच का द्वंद्व मुख्य उपकरण बन गया है। जरोटिया सर की कलाकृतियों में हम उन प्रतीकों की एक श्रृंखला में देखते हैं जो भौतिक दुनिया में खींची गई है, लेकिन जब उनके द्वारा चित्रों की व्याख्या की जाती है तो लगभग जादुई रूप से ये चित्र उन लोगों में बदल जाते हैं जो एक ऐसी दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं जो केवल उनकी कल्पनाओं का अनंत संसार है। सर ने इस दौरान कई माध्यमों में अपने विषयों को खोजते हुए निरंतर प्रयोग किया है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः पेपर या कैनवास पर एक्रिलिक रंग का प्रयोग, प्रिंट मेकिंग में लिथोग्राफी, सिल्क स्क्रीन, नक्काशी, स्केच के साथ पोएम, टेराकोटा में कुछ स्कल्पचर्स भी करने किया है। और सर साथ में सर लेखन कार्य भी हिंदी भाषा में अपनी कविताएं भी लिखते रहते हैं। सर ने हमेशा अपनी कल्पना में आसपास होने वाली घटनाओं को इनडायरेक्ट रूप से अपने आर्ट वर्क में स्थान दिया है। इनके कार्यों को देखकर ऐसा लगता है कि एक बच्चे की जिज्ञासा, उसकी शरारत और रूप की निश्चित कोमलता है जो मानव, पहाड़, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और निर्जीव वस्तुओं के कल्पना के रूप में प्रकट होती है, जिसका मुख्य कारण सर के प्रारंभिक जीवन यात्रा में होने वाली घटनाओं से रहा है। सर को अपने जीवन काल में जिन चीजों का अभाव झेलना पड़ा, उनके लिए आपकी कल्पनाशीलता ने काफी मदद की। जो चीज वास्तविक जीवन में आपको नहीं मिल पा रही थी, उन्हें पाने के लिए आपने कल्पना का सहारा लिया और आप उसके सहारे बहुत खुश भी होते थे। और इस तरह धीरे धीरे जरोटिया सर अपनी कल्पनाओं में डूबते चले गए। और जब कलाकार के रूप में जब इन्होंने अपना कलाकार में स्टार्ट किया, तो उसमें इनकी वो कल्पनाएं, वो सुखद एहसास जो इन्होंने बचपन से जिया है अभाव में, उनको अपने काम में लाना शुरू किया या आने लगे इनके काम में वो चीजें। सर बताते हैं कि मेरी कला यात्रा जो संसार है वो मेरे बचपन का संसार है। पशु पक्षियों के प्रति जो मेरा प्रेम है वो मानसिक है। वास्तविक जीवन में मैंने कभी कोई पशु या पक्षी नहीं पाला,
हाँ, हमारे परिवार के पास जब सब कुछ था, उस समय गाय, बकरियां, मुर्गे भी थे। पहले उनका मेरे बचपन में होना और फिर गायब हो जाना, इसके चलते ही वो मेरे काल्पनिक शौक का हिस्सा बन गए और मेरी कलामी करते चले गए। बाद में पशु पक्षियों और पेड़ आदि के प्रति मेरा प्रेम एक अलग धरातल में विकसित हुआ। मुझे लगता है कि पशु पक्षी क्या बोलते हैं यह हमारे समझ में नहीं आता। काश हम उनकी भाषा समझ सकते तो उनकी इच्छाएं पूरी कर पाते। सर ने इस तरह से ही अपने काम में इन चीजों को इन्वॉल्व किया और सर का मानना था कि समस्त प्राणी जगत 5 तत्वों से बना है। रूप में भले ही अलग अलग हो परंतु मूल रूप से एक ही है। और इसी दृष्टि से करने कलाकृतियों में मानव कृतियों को पेड़ पशु पक्षियों से मिला दिया है। आदमी का चेहरा किसी चिड़िया पर लगा दिया जाए या चिड़िया का चेहरा आदमी के शरीर पर, मानव कृतियों को पेड़ में बल दिया जाए या पेड़ को मानवीय चेहरे दे दिया जाए। यह सब सर के काम में देखने को मिलेगा, लेकिन इनकी मूल भावना रही है ये संवाद करना चाहते हैं। तो संवाद करने के लिए इन्होंने इस तरह का चेहरा एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल किया है, जिससे संवाद करने में एक आसानी रहे। इसी भावना और संवेदना के कारण अपने काम में सिर्फ कभी विषय के स्तर पर तो कभी शैली या तकनीकी स्तर पर तो कभी माध्यम के स्तर पर परिवर्तन करते रहे, पर मूल संवेदना हमेशा एक ही रही। एक कलाकार के रूप में जरूरतीय सर की कला यात्रा बेहद मामूली दरों से निकलकर तो कलात्मक सफलता पाना काफी असाधारण है। सर का अभी आप ये जो काम देख रहे हैं इसमें बुद्धा आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने पेंट किया है। इन्होंने जितने भी अभिव्यक्तियां की हैं उनको इन्होंने अपने नजरिए से एक आकार दिया है। वहां पे अपनी कल्पनाशीलता इनके हर काम में महत्वपूर्ण रही है और तत्कालीन परिस्थितियां जो इनके आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं उनको इन्होंने अपने काम में स्थान दिया है। सर के काम में सर चित्रकार कांडिस्की, जॉन मीरो, पॉल किले इनके काम से खासी प्रभावित रहे। एवं आप बीच में जब उनके काम देखेंगे रामेश्वर बड़ोटा सर, के.एस. कुलकर्णी सर, सूजा, इनके सर से सर अच्छे खासे प्रभावित रहे। उनका इन्फ्लुएंस इनके काम में आपको दिखाई देगा। लेकिन इन सबके होते हुए सर ने अपनी जो मौलिकता है उसको बनाए रखा और अपने फॉर्म को बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। साथ में मैं एक सर का आप लोगों के बीच में वीडियो साझा करना चाहता हूँ। सर का साक्षात्कार है इसमें। झरोटिया दिल्ली से। मैं दिल्ली में सदर बाज़ार एक घने इलाके में पैदा हुआ और फिर करोल बाग में मेरा बचपन गुजरा, काला पहाड़। और वहीं से मैं जो स्कूली शिक्षा ली वहाँ रास्ते के अंदर एक साइन बोर्ड पेंटर पर था जिसमें मैं घंटों घंटों खड़ा रहता था। लेकिन जब 8वीं क्लास में पहुंचा तो एक लड़के ने महात्मा गांधी साइन बोर्ड उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर बनाया। बस वो समझ लीजिए मैं उस दिन मेरी डेथ हो गई और मैं घर आया, पढ़ना लिखना बंद कर दिया। बस आर्ट सीख ली है ये मेरे धुन में लग गया। बस मैं पढ़ता तो नाम मात्र के लिए ही था, लेकिन मेरा सारा रुझान जो है कला में चला गया। और तब से लेकर अब तक बहुत सारे जंगल आए, भीड़ आए, पहाड़ आए, सबको लांघते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस बीच में मैंने
32 ईयर्स कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाया और वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर MFA डिपार्टमेंट में रहा। लेकिन सब चीज़ों के बीच में धुन एक ही है कि भाई पेंटिंग करनी है, उससे आगे क्या कर सकते हैं, उससे आगे क्या कर सकते हैं। बहुत सारे पड़ाव बीच में आए, जैसे पहली पेंटिंग जैसे कहते हैं बिकी 10 रुपये में बिकी, उससे इतनी खुशी हुई। या पहली बार हिंदुस्तान साप्ताहिक में एक लाइन छपी प्रेस की, वो जो खुशी, उस खुशी को लेते हुए अब तो कटिंग, अखबारों की कटिंग या आर्टिकल्स, किताबें, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी भी मतलब वो बस एक शुरुआत, और अभी कहाँ ख़त्म होगी ये पता नहीं है, बस जर्नी चलती जा रही है। आपको सर यहाँ आने पे कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लगा, क्या वैसे तो मैं यहाँ पर 50 बार आ चुका हूँ। आर्ट कॉलेज से मेरा संबंध रहा है, बच्चों से संबंध रहा है, यूनिवर्सिटी से संबंध रहा है, यहाँ इतने आर्ट कैंप मैंने अटेंड किए हैं। लेकिन इस बार तो कुछ अद्भुत ही है कि जो इन्होंने एग्जीबिशन की है और माहौल पैदा किया है। सब लोगों ने ऐसी मेहनत की है जिसमें छोटे से छोटे आदमी का भी, जैसे वो पुल जब रामचंद्र जी का पुल बना था तो हनुमान से लेकर गिलहरी तक का जो सहयोग था, उसी तरह से हर आदमी ने सहयोग करके इसको बहुत ही अद्भुत बना दिया है। ये हमारी उम्मीद से बहुत कहीं आगे निकला, जहाँ इतने सारे लोग सीरियसली आर्ट में इन्वॉल्व हुए और इस तरह का कार्यक्रम हुआ। तो कुल मिलाकर कहा जाए, जरूरतिया सर का काम एक प्रतीकात्मक रूप में एक काल्पनिक संसार आपको दिखाई देगा इनके सामने। इनके काम में स्पेस डिवीजन के साथ चित्र संयोजन महत्वपूर्ण रहता है। सर का मानना था कि हम केवल जो किसी भी वस्तु की 3 पहलू को देखते हैं, बाकी 3 पक्षों की हम कल्पना करते हैं, और इनकी छवि में आप वो जो 3 पक्ष हैं जो दिखाई नहीं देते, उन्हीं को इन्होंने छवि या ध्वनि की तरह शांत होते हुए, अंतरिक्ष में विचरण करते हुए इन्होंने अपने काम में यूज किया है। आप इनके आसपास की जो कुछ भी चीजें घटित होती है वर्तमान परिवेश में, वो उन्हीं को अपने काम की विषय वस्तु बनाते हैं और आगे बढ़ते चले गए। मैं चाहूंगा आप लोग बीच में इसमें अपने एक दूसरे का अनुभव साझा करते हुए जो भी क्वेश्चन से हम डिबेट के माध्यम से आगे बढ़े और अपनी चर्चा को सार्थक बनाएं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले जो वीडियो देखा था वर्क वाला अपन ने, उसमें जो पोएट्री थी वो सर की थी या फिर किसी और की थी? पोएट्री सर की है, लेकिन आवाज किसी और की थी। सर जब सर का काम का जब आप स्टार्टिंग डेज देखेंगे, जब शुरुआती दौर पे, तो सर पोएट्री काम के साथ साथ पोएट्री भी करते हैं। मतलब एक तरफ स्केच बुक में ड्राइंग किया और साथ में वही पोएट्री कर दी। वो इनका शुरुआती दौर से रहा है। जब वो जे स्वामीनाथन सर के स्टूडियो में काम कर रहे थे, तो वहां पे ये पत्रकारिता के साथ जुड़े हुए थे, तो वहां पे ये रेखांकन कुछ करते थे। उसके बाद बाकी फ्री टाइम में सब कुछ ऑब्जर्व करते थे। उस टाइम से इनको एक स्वामीनाथन सर के साथ रहते रहते इनको एक कविता का शौक करने लगा, और उन्होंने अपने ड्राइंग के साथ साथ एक कविता को पाठ बनाया। ये चाहे ड्राइंग करें, चाहे कविता लिखें, चाहे स्कल्पचर बनाएं, सबकी मूल भावना इनका जो है वो काल्पनिक संसार वही ये रचते हैं, मूल भावना इनकी वही रहती है। ओके, अच्छा, इन्होंने दूसरों की कविता पे भी काम किया है? जी जी, काम किया है इन्होंने। एक सर है, मुझे उनका नाम तो अभी
मतलब किसी एक राइटर के ऊपर इन्होंने कविता के ऊपर पूरा काम किया है इन्होंने। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है उनका। पर अधिकतर ये खुद के लिए इन्होंने काम किया। सिर्फ एक राइटर है उसी का मतलब हिंदी कवि है, उन्हीं की कविता को इन्होंने रेखांकित किया है सर में। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे किसी और की लिखी हुई कविता पे अगर अपन पेंटिंग्स करें जी तो क्या खुद के ही विजुअल्स होंगे या फिर उसके विजुअल्स को अपन सिर्फ एक मतलब सर, भाषा अब देते किसी हैं? की कविता पे अब हम पेंटिंग करेंगे तो अब विजुअल्स ड्राइंग्स हमारा होगा, लेकिन विजुअल्स हम उसी के अनुरूप सोचेंगे ना। स्वतंत्रता कहीं ना कहीं हमारी वहाँ पे बन जाती है। ओके। जी सर, जितना मैं समझ पाया हूँ, अभी मेरी भी इतनी लंबी आर्ट जर्नी रही नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कला को देखने का एक प्रेजेंट टाइम जो चलन है, जो स्टूडेंट लाइफ में हमने भी किया है, एक चलन में ये चीजें, हम जब किसी भी एक एग्जीबिशन में जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक हमारे दिमाग में रहता है, अगर हम स्टूडेंट के एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं या कहीं एक आर्टिस्ट है सीनियर कलाकार, उसका एक आर्ट एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं, तो हम पहले से ही अपने दिमाग में एक साइकोलॉजी बना लेते हैं, यार ये बड़ा कलाकार है, ये छोटा है, तो मतलब बड़ा कलाकार का तो कुछ तो अच्छा अच्छा बनाया ही होगा। तो जब हम उसकी पेंटिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में वो चीज आती है। तो मैं समझता हूँ पेंटिंग जब हम देखते हैं तो पेंटिंग हमें अपने अनुभव से ही देखनी चाहिए, जितनी हमारी समझ में उसमें कलर्स देख सकते हैं, हम उसका स्पेस देख सकते हैं। और जब आप एक पेंटिंग के सामने 10 15 20 मिनट आप दोगे, आप उसको देखोगे, तो वो अपने आप आपके साथ संवाद करने लगती है। वो अपने आप आपसे जो कुछ भी है वो संवाद करेगी और आप अपने आप उससे रूबरू हो जाएंगे। मुझे तो सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है। और बाकी शुरुआती दौर में हम कलर और स्पेस को एंजॉय करते हैं, और उस पेंटिंग को बनाने के लिए जो प्रेजेंट टाइम में समकालीन कला में हम देखते हैं कि व्यक्तिवादी शैली में ज्यादा काम हो रहा है। तो अब उनको समझने के लिए जो आर्टिस्ट ने जो जिस भावना के साथ वो काम किया है, उसको समझने के लिए हमें उस कलाकार से संवाद करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो जिस मानसिकता के साथ उसने काम किया है हम वहां कभी नहीं पहुंच सकते अपने, क्योंकि हमारी जर्नी अलग है, उसकी अलग है। बिल्कुल। मैं एक मिनट सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम मतलब कि मैं इधर जितना भी मैं देखा हूँ समझा लोगों को, हम लोग करते क्या है कि हम जब किसी भी पेंटिंग को जब देखते हैं तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, उसका टाइटल क्या है, इसका अच्छा टाइटल ये है, तो इसने ये बनाया, मतलब हम उसकी दूसरे के नजरिए से देखते हैं, उस आर्टिस्ट की नजरिए से। अगर उसने टाइटल दे दिया तो हम उसी में उलझ जाएंगे, या फिर इसने ऐसा बनाया तो क्यों बनाया है, मतलब वो जो सामने जो आकार जो दिखाई देता है उसमें हम उलझ जाते हैं। अधिकतर यही करते हैं हम लोग, और हम सीधा कुछ न क्या बनाया आपने। जबकि जरूरी ये है कि आप जाइए, आपका एक जो आपकी जर्नी है उसके तहत आप उस पेंटिंग से संवाद करिए, उसके साथ जुड़िए, समय बिताइए उसके साथ। यही। हम्म। बिल्कुल सर। जी
देखिए इसके बारे में सर का इंटरव्यू पढ़ रहा था, मैंने उनसे रूबरू भी होने का मौका मिला था उनके बीच में। तो मुझे जितना पता है कि सर का जो बचपन है वो सर एक अच्छे खासे परिवार से, खाते पीते हिंदू परिवार से, मतलब हमारे हिंदुस्तानी परिवार से रहे हैं। उनके जो गांव में गाय भैंसे बकरियां जो होती है सेम वैसे ही उनके था, लेकिन कुछ उनके परिवार में कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से वो सब उनसे छिन गया और उनकी जो लाइफ है वो स्ट्रगल पूर्ण हो गई, अभाव में वो जीने लगे। तो वो उस समय पे अपने आप को उन हवाओं से उबारने के लिए कल्पना संसार में जाने लगे, अपनी उन चीजों को जो उनके पास नहीं था उनकी पूर्ति के लिए, और कल्पना में जाके वो खुशियां ढूंढने लगे। और समय के साथ साथ वो इतने ज्यादा डूब गए कल्पनाओं में, जो प्रत्यक्ष संसार है जो हमारे आसपास वो उनके लिए नगण्य, मतलब बेकार चीजें हो गई है। सिर्फ उनका काल्पनिक संसार उनके लिए वास्तविक संसार बन गया। और इन्होंने जो मुखौटे जो यूज किया तो उनका बचपन का जो उनका लगाव था पशु पक्षियों के साथ, बकरियों उनका, तो वो लगाव वो पूरे लाइफ चला आ रहा है। मतलब वो आज इतने आगे आगे, लेकिन उनका जो बचपन है वो आज भी उससे मतलब हट नहीं पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनकी पेंटिंग्स में वो बचपना वो दिखाई देगा, वो संवाद करना, वो चीजें उसी तरह ढूंढना, पेड़ के साथ में इंसानी चेहरा लगा के आप वो कर दे रहे, ये संवाद स्थापित करना नेचर के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में। तो वो एक आसान समझ, उन्होंने जितना रिसर्च किया तो उन्होंने एक निकाला कि एक इंसानी शरीर या जितने भी हमारे एनवायरमेंट में पशु पक्षी जो भी, वो पंच तत्व से बने हैं, तो आंतरिक रूप से सब समान हुए। तो सर उसी को ध्यान में रखते सर ने अपने आप को संवाद आसान ही लगे। मानवीय चेहरा एक हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो एक आसान रहता है। तो उन्होंने वो रूप देना स्टार्ट कर दिया अपनी स्वतंत्रता के साथ। बिल्कुल सर, मेरा भी मानना यही है। अगर प्रेजेंट टाइम में हमें एक सफल कलाकार बनना है या फिर कला यात्रा में एक लंबी जर्नी तय करनी है, तो हमें अपने समकालीन जो घटनाएं घट रही है उन्हें हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो जीते हैं, जो महसूस करते हैं, हम उसी को हम अपने आर्ट वर्क में अगर डालते हैं, हम अपनी जर्नी को, तो हम ज्यादा सार्थकता सिद्ध कर पाते हैं अपनी कला करते हैं। और वही अगर हमें आप रहते यहाँ हैं और किसी दूसरी जगह की आप फोटोग्राफ देखिए, रेफरेंस ले ले, किसी आर्टिस्ट का काम अच्छा लगा, उसकी काम को उसके जैसे बनाने को, तो हम किसी मुकाम में पहुंच नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं एक स्टेज पे जाके हम रुक जाएंगे। अगर हमें सच में हमारी एक लंबी जर्नी तय करनी है कला के क्षेत्र में, तो जितना ज्यादा हो सके हमें काम देखना चाहिए सीनियर आर्टिस्ट का, उनका काम समझना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों बनाया उसके बारे में रिसर्च भी करना चाहिए कि हाँ ये, क्योंकि वो अचानक से कुछ नहीं घटता है। एक जर्नी के तहत एक चीजें आती हैं और हमें अपनी एक जर्नी क्रिएट करनी है, तो हमारी चीजें हमारी अनुसार ही, हमारी लाइफ के अनुसार ही आनी चाहिए। क्योंकि हमारा अपना जो परिवेश है वो अलग है, सामने वाले अलग है। तो हम किसी से आर्ट में तुलना नहीं कर सकते कि मेरा उसका जैसा हो रहा है या उसका जैसा, तो कहीं ना कहीं चीजें वही है, एलिमेंट्स वही है, हम मटेरियल भी वही यूज कर रहे हैं, तो बहुत कुछ सिमिलरिटी भी हो जाती है। लेकिन उन सबको नकारते हो अपनी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए काम करें हम। बाकी और कोई साथी जो कुछ जानना चाहे या कुछ डिस्कस करना चाहे?
जी सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। और अब प्रेजेंट टाइम की जो समय जो चल रहा है, चारों तरफ भाग दौड़ बड़ी लाइफ है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। और आज आदमी जितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है ना, वो आज से पहले कभी नहीं था, क्योंकि आज भोग विलास की चीजें इतनी ज्यादा आ चुकी हैं। तो कला ही एक ऐसा एक साधन बचा है जहां आप अपने आप से रूबरू हो सकते हो। और इसमें जितना ज्यादा आप डूबते जाते हो, उतना ही आप एक अपने आप को खुशनुमा एक माहौल में आप ले जा सकते हो। और कहीं न कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप इसके माध्यम से लोगों की एक कलाकृतियों जब देखते हैं, उनकी जर्नी जब पता चलती है, तो आपको कहीं न कहीं बहुत कुछ उनकी सीखने को तो मिलता ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप एक खुशनुमा एक जो आज समय की जरूरत है, वो लाइफ आप कला के माध्यम से जी सकते हैं, और वो बहुत जरूरी भी है। हाँ तो यार मेरा भी क्वेश्चन था। जी सर। हाँ सर के बारे में वर्क देखे, मतलब उनके जो बैकग्राउंड में जो वर्क, मतलब बैकग्राउंड में जो वर्क करते हैं ना, स्पेस को डिवीजन करने के लिए वो ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह का यूज करते हैं। लोग किस तरह से उनको यूज करते हैं, मतलब क्या देख रहे हैं उनको, क्या तरीके से। अच्छा, अब आ रही है? हेलो। हाँ, सर के वर्क में जो बैकग्राउंड में वो स्पेस डिवीजन करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप से, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, मतलब किस तरह से करते हैं, उनकी क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर? उनके पीछे सर का देखो, ये कोई प्लानिंग के तहत तो उन्होंने किया नहीं है कि आप हर एक करते करते वो जो आकार जो आप जिनकी बात कर रहे हो, करते करते अपने आप वो रूप लेते गए। आप देखोगे स्टार्टिंग का ड्राइंग बेस एकदम लाइनिंग के साथ साथ में, तो ये एक समय के साथ साथ आया। वो कोई इन्होंने पहले प्लान नहीं किया। ये काल्पनिक उनका संसार है, और उसमें एक स्वतंत्र रूप से उन्होंने ड्राइंग किया। ड्राइंग के अनुसार जो जो पेज निकलता गया, उनको फिर हम एक प्रोसेस ही होता है ये। और इस तरह का जब आप काम देखते हो या खुद भी करेंगे, तो हम उस स्पेस और उस एनवायरनमेंट को हम जीते हैं। और जब करते करते हम अपने आप हमारी कुछ चीजें उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप जहन में चलती रहती हैं। तो जब काम करते अपने आप हमारा हाथ चलने लगता है कि कुछ आकार हमें अच्छा लगता है, तो हम उसको स्काई कर देते हैं। कुछ हमें अच्छा नहीं लगता, उसको छुपा देते हैं। तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और उनकी अपनी जर्नी रही है। तो ये जो आकार है उनके अपने हैं, तो वो कंटिन्यू आगे बढ़ते गए और वो डेवलप होते गए। अनमोल जी। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही मेरी? बाकी मेरे ख्याल से अब हेलो। हाँ राहुल, जी नमस्कार सर। नमस्कार। तुमने बहुत ही अच्छा सेशन इसको डिजाइन किया। तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया तुमने इस चीज को। मैं देख रहा था कि काफी चीजें तुमने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर उनके बारे में तुमने बताया। इस सेशन में भट्टागर सर भी थे, मैं भी था, और भी कई आर्टिस्ट हैं थे। और उसमें सबसे बढ़िया बात, तुमने उनकी लाइफ में चलने वाली जो चीजें हैं, उनके जो कंपोजिशन का पार्ट है, वो तुमने उसको एक्सपोज किया। और ये बात सच है, इसमें अमर यहाँ पर है। अमर
इसके अंदर विद्यमान है? जी सर, जी सर। हाँ अमर, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए एक बात है। तुमको ये पता नहीं, तुमको ये मालूम होगा जब तुम इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे। मैं ये क्वेश्चन तुम्हारा नाम लेकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट पेंटर रहे और उनके जो पोर्ट्रेट पेंटिंग जो थी वो बहुत फेमस थी और वो एज ए पोर्ट्रेट पेंटर के नाम से काफी प्रसिद्ध रहे। स्टार्टिंग के जो पीरियड रहे उनकी उसमें पोर्ट्रेट्स उनकी बहुत बड़ी ताकत रही और उसके बाद जो बदलाव आया उनकी लाइफ में मंगलम ने बहुत अच्छी एक बात पूछी थी अभी कि क्या वो ज्योमेट्रिकल स्पेस को डिवाइड करते हैं। मंगलम, तुम्हारा जो कहने का मतलब है, कोई भी चीज जब आप काम करते हैं, जब आपकी लैंग्वेज बनती है तो उसमें एक फ्लो क्रिएट होता है और वो फ्लो ही आपकी भाषा होती है। क्योंकि हम लोग जय जरोटिया सर के संग कैंप में भी रहे और ये सौभाग्य रहा है, जय जरोटिया सर ने मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैं सर के हाथ से नेशनल अवार्ड भी मेरे को मिला था। जज थे तो उन्होंने ही मेरी पेंटिंग को अवार्ड किया था जब मेरे को अवार्ड मिला था। ये मेरा सौभाग्य था और ये सेशन मैंने इसलिए रखवाया, राहुल ने रखा। आप लोगों के साथ डिस्कशन करना एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे को लग रहा था क्योंकि आप लोग बहुत सिंसियर पेंटर की तरह काम कर रहे हैं और राहुल एक एक्सपेरिमेंटल पेंटर हैं और बहुत अच्छी तरीके से चीजों को रिसर्च कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात राहुल की ये है कि वो डेप्थ तक जाने की पावर पैदा करते हैं। अभी शुरुआत है, इनिशियल स्टेज पे खड़े हैं और ये शुरुआत अगर ऐसी रही तो ये बहुत अच्छी चीजें भारत को दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसमें समीर भी है, हाँ, और इसमें समीर भी है। समीर, तुम्हारे क्वेश्चंस भी आने चाहिए इन पेंटिंग्स को लेकर क्योंकि ये पेंटिंग्स ये इसलिए रखी गई, इसमें पोइट्री है, इसमें लैंग्वेज है, इसमें इज्म है पूरा का पूरा, इसमें वेस्टर्न और इंडियन पेंटिंग्स के बीच में संवाद है। इसमें पॉल क्ली है, इसमें सूजा है, इसमें पिकासो भी है, इसमें सब कुछ है, मगर इसमें जय जरोटिया सबसे ज्यादा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप अगर पढ़ा है आपने देखा है, हिस्ट्री को जाना है। जैसे हम स्टिल लाइफ अगर हम पेंट करते हैं, स्टिल लाइफ में जो कर्टन हमारे जो लाइफ स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत उस ऑब्जेक्ट पे रहता है, मगर उस ऑब्जेक्ट का जो मूल टेक्सचर है, अगर वो पीतल है तो वो पीतल ही रहेगा। वो तभी है जब आर्टिस्ट का एक ऑब्जर्वेशन जो उसका अपना रहता है, उसको पेंट करता है तो उसके कैरेक्टर को निकाल कर उसके रिफ्लेक्शन को अलग कर देता है, उसके रिफ्लेक्शन को उसमें मर्ज कर देता है। तो एग्जैक्टली मेरा कहने का अर्थ ये है कि रिफ्लेक्शन वो सबसे मिले, वो जिन स्वामीनाथन से भी मिले, वो कुलकर्णी सर से भी मिले और वो बहुत सारे पेंटर्स के साथ रहे हैं। सर एक बहुत बड़ी यात्रा को कर रहे हैं और आज भी जो सर पेंटिंग अभी आप फेसबुक पे देखेंगे, उनकी पेंटिंग में ईज आ गया है, इजीपन आ गया है। वो अब स्पेस को डिफरेंट कलर में डाल देते हैं और कुछ स्ट्रोक्स के अंदर अपनी बात को कह के छोड़ देते हैं। और हमें लगता है कि हम पेंटिंग ये तब आता है जब आप बहुत काम करते हैं, जब आपकी रंगों की समझ, आपकी स्पेस की समझ, आपकी लाइन की समझ, आपके जो 6 एलिमेंट हैं वो एलिमेंट आपके हाथ में खेलते हैं। और ये खेल तब पूरा होता है, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग जितना इसके अंदर जाएंगे वो आप उतना इसको इजी करते चले जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन ये बात है, अमर, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये था कि तुम बहुत अच्छा मीडियम के संग प्ले कर रहे हो। तुम्हारी पेंटिंग्स में देख रहा हूँ कंटिन्यू, तुम हर मीडियम को लेकर बहुत अच्छी तरीके से जाती हो। उसमें तुम कहीं ना कहीं चेहरा स्थापित कर देती हो, लाइट एंड शेड स्थापित कर देती हो, मगर एक बार तुम बिगर चेहरा और बिगर लाइट के अलावा तुम जाके देखो तो तुम्हें बहुत कुछ नया मिलेगा तुम्हारे अंदर। और भी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो आप पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि राहुल ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मुझे बहुत खुशी है, राहुल ने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को डिस्क्राइब किया है। आप लोग पूछना चाहते हैं अगर
समीर, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। आपका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। समीर है इसमें अभी? हेलो हेलो। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो भी है, जो जितने लोग हैं, आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और इस सेशन में जो भी मेन मोटिव ये है कि आप पेंटिंग्स को देखना सीखिए। पेंटिंग को देखना आएगा तब उनकी भाषा समझ में आएगी, उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी और उसके अंदर की यात्रा समझ में आएगी। पेंटिंग आपका खुद का संवाद है, हर कलाकार का अपना एक संवाद है। ये संवाद कैनवास पे दिखता है, उसको जब आप देखने के लिए तैयार होते हैं तब वो दिखता है। जब आप देखने को तैयार नहीं होते तो आपको कुछ भी नहीं दिखता, मात्र एक लाइन, फॉर्म, स्पेस दिखता है। इसको देखने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी होता है, तब आप अपने काम को भी देख पाते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। समीर, आ गए हो तुम? समीर, हेलो, समीर है मेरे ख्याल से। समीर, आपको आवाज आ रही है? हेलो समीर। हाँ, और आप और भी कुछ जो पूछना चाहें, अगर आपको लगता हो आपको संवाद, ये जो सेशन रखा गया, ये सेशन अल्सा के जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ सीधे सीधे डायलॉग करने के लिए हम लोगों ने रखा है। और आप लोग के संग ये सेशन तभी सफल होंगे जब आप लोग इसमें इन्वॉल्व होकर इसके संग जुड़ेंगे और अपने अंदर की यात्रा को भी आप देखेंगे। ये इसका मोटिव तभी निकलेगा। और क्वेश्चंस आपके पास होंगे, सवाल अगर आपके पास होंगे तो इस सवाल के आंसर आप ले पाएंगे, आप अपने तरीके से भी खोज पाएंगे और जो जानकार होंगे उनके जरिए भी आप पा पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राहुल ने बहुत स्टडी की है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद वीडियोस निकाले। और जय जरोटिया जी की जो पेंटिंग है, और वो पेंटिंग को, और जो ये पोइट्री उनकी खुद की है, पेंटिंग ही एक पोइट्री है उनकी ड्राइंग्स ही पोइट्री है, उसी के अंदर के वर्ड्स उन्होंने, और खुद ने ही डायरेक्ट किए इस फिल्म को। और ये खुद के द्वारा, इनके द्वारा बनाई गई है, वॉइस ओवर किसी और का है। राहुल ने आपको बताया था, इनकी 2-3 वीडियोस हैं जिसमें इन्होंने खुद ने ही इसको, अपनी पोइट्रीज को इन्होंने बताया है। और भी किसी का अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेगा? बिल्कुल सर, काफी अच्छा सेशन रहा। मैं ये पूछ रहा था कि सर, मतलब अभी जो मैं वर्क्स देखता हूँ तो आर्टिस्ट की जर्नी और उसका स्टेटमेंट मुझे, मतलब मैं सोचता हूँ कि पहले पढ़ लूँ फिर उसके अच्छे से समझ। मेरे ख्याल से अभी शुरुआती स्टेज में ऐसा है, या फिर या मेरे साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, पेंटिंग बनती क्यों नहीं, क्वेश्चन ये है। क्योंकि इसमें 3-4 प्रोसेसेस हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रोसेस है, आपको देखना आता है। आपको देखना आएगा तब आपको महसूस करना आएगा। जब आपको देखना आएगा तो आपको ऑब्जर्व करके आपको उसको महसूस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे, तब उसकी भाषा से जुड़ेंगे। और आप अपने तरीके से, जैसे राहुल ने बोला है, पेंटिंग को हर वक्त अपने तरीके से देखना चाहिए, किसी टॉपिक या किसी टाइटल या किसी आर्टिस्ट के द्वारा नहीं देखनी चाहिए। बहुत सही बात बोलिए। हर व्यक्ति का अपना परसेप्शन होता है, उस परसेप्शन को आप पहले अपने परसेप्शन पे जाके चीजों को चटोगे, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छा देखेंगे, क्योंकि आप कितना कन्वर्सेशन कर पाए उस चित्र के साथ। हमने, राहुल ने इन पेंटिंग्स को 2 हफ्ते पहले डाली थी, और मुझे लगता है इसको आपको देखने के लिए बहुत कम टाइम आप लोगों को लगा। आप लोगों ने बहुत कम टाइम इन पेंटिंग्स को देखने में लगाया। या आपके समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन होना चाहिए था, क्या चीज थी,
जो हमें समझ में नहीं है। इनके जो चेहरे बड़े हैं, धड़ छोटे हैं, इनकी फॉर्म एकदम से रैंडम से निकल के आती है, मगर फिर भी खूबसूरत लग रहे हैं। और इनकी बहुत सारी चीजें हैं, एलिमेंट्स इतने अच्छे अच्छे सर इजी तरीके से कंपोज किए हैं। अभी मैं धनौल्टी के कैंप में सर के साथ था, तो सर और मैं साथ खड़े थे। मैंने कहा सर आप क्या पेंट करेंगे? तो बोले मेरे को खुद को ही नहीं पता मैं क्या पेंट करूंगा। तो मैंने कहा सर बोले क्यों? बोले यही तो पेंटिंग है, आपको पता नहीं होता और आप पेंट कर देते। तो ये एक सेंटेंस जो सर का था, और पूरा कैनवस ब्लैक था, और उस कैनवस पे जब इधर उधर सर देख रहे थे तो एकदम से सर ने 2 या 3 स्ट्रोक्स में एक एब्स्ट्रैक्ट बंदर को बनाया और उसकी लंबी सी पूंछ पूरे स्पेस पे उन्होंने कंपोज कर दी, और वो पेंटिंग देखते ही देखते इतनी खूबसूरत पेंटिंग में कन्वर्ट हुई। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बुलाया, हम लोग पास में थे, तो बोले इधर आओ लक्ष्मण। मैंने कहा सर? तो बोले कि तुम कह रहे थे ना कि क्या बनाओगे? तो मैंने कहा कि सर, अरे मैंने कहा सर ये तो पूरी कंप्लीट हो गई। तो बोले बेटा पेंटिंग बनाई नहीं जाती, पेंटिंग बन जाती है। पेंटिंग तब बनती है जब आप बिल्कुल इजी होते हैं, जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं अपने फॉर्म के साथ, अपने स्पेस के साथ, अपने कलर्स के साथ, और आपको मालूम नहीं होता एलिमेंट्स नए तरीके से जो दिखता है वो नहीं है पेंटिंग, जो महसूस होता है वह है पेंटिंग। और रियली वास्तव में सर की बात मुझे बहुत ही ज्यादा मेरे को आज तक याद रहती है, क्योंकि हम कोशिश कर भी हम अपने आकारों से छूट नहीं पाते, हमारे मन के आकारों तक हम पहुंच नहीं पाते, कि हमारी रिहर्सल, हमारा खुद के साथ संवाद हमारा बहुत कम होता है। हमारा संवाद हम जिस दिन अपने साथ ज्यादा करते हैं, तब आपके स्पेस, आपकी फॉर्म्स आपसे बात करती हैं और आपका धरातल में बैठे। तो ये बात मैंने जय जरोटिया सर के संग रहकर मैंने साक्षात महसूस की है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था, और आप लोग भी बहुत अच्छा मीडियम के संग कमांड कर रहे हैं। अभी समीर की पेंटिंग्स भी मैंने देखी हैं, और इसमें प्राज्ञा नहीं है, प्राज्ञा की पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी हैं, और इसमें शिवांगी भी पेंटिंग को अभी कर रही हैं। और इसमें सबसे बढ़िया बात है, समीर सीरियसली काम करने की कोशिश में, एक सीरियस थॉट प्रोसेस के साथ जाने के प्रयास में, और उसके साथ डेलिबरेटली जाने की कोशिश कर रहे हैं। अमर अपने स्किल के साथ बहुत अच्छा तुम जा रहे हो, मगर इस स्किल के साथ थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम करो तो तुम बहुत अच्छा करोगे। और इसमें राहुल उशारा की पेंटिंग अभी जो फेसबुक पे आप देखेंगे, तो राहुल उशारा हर मीडियम के संग प्ले कर रहे हैं। अभी आप लोग अपने आप को खोज रहे हैं, खोजना बहुत जरूरी है, टोन के अंदर, टेक्सचर के अंदर, फॉर्म्स के अंदर, ट्रांसपेरेंट होते हुए स्पेस के अंदर, मीडियम की पिगमेंट के साथ, मीडियम के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने अंदर जाननी है, अभी मेरे को ऐसा लगता है। और ये हमारी भी यात्रा में शामिल है, और राहुल बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसमें जैसे आप लोग अपने आप से संवाद को मत रोकिएगा, बस आप कंटिन्यू करते जाइए। और मैंने अलसा पे इसलिए मैंने इस सेशन को रखा है आपके साथ, ताकि आप लोग इजी हो सके, हम लोग डायलॉग कर सकें, हम लोग बात कर सकें एक दूसरे के साथ, और इसके ऊपर चर्चा कर सकें। अब रही 6 एलिमेंट की बात है, जय जरोटिया सर की पेंटिंग्स को देखिए, आप एज ए स्टूडेंट होके देखेंगे तो 6 एलिमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्ले कर, इसमें लाइन, स्पेस, फॉर्म, कलर्स, टेक्सचर, टोन, ये सारी चीजें किस तरीके से अनायास आ रही हैं और आपको एक अद्भुत सा वातावरण देके जा रही है। सर कभी सोच के पेंट नहीं करता, जब कलाकार अपने इज्म की तरफ बढ़ जाता है तभी 6 एलिमेंट्स या 2 ही एलिमेंट्स अपने आप में आके बात करने लगते हैं और आपको इजी कर देते हैं आपके काम को, और एक एस्थेटिकली स्पेस बना के आपके साथ संवाद करवाते हैं लोगों के साथ। मेरे को ऐसा लगता है। और भी और कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। समीर को आवाज नहीं जा रही? हेलो समीर, समीर आवाज नहीं आ रही क्या? चलो अनमोल, हेलो, हेलो, हाँ आ गया।
हाँ आ रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि पास में थोड़ा क्या म्यूजिक बज रहा था, अभी थोड़ा बंद हुआ है तो माइक ऑन किया मैंने, वरना बात हो नहीं पाती। ये पड़ोस में शादी है, बट मैं सुन रहा था, सर ने काफी बार आवाज भी दी, बट मैं कर नहीं पाया उस टाइम। कोई बात नहीं। हाँ, तुमको कैसा, तुमने देखा पूरा सेशन, महसूस किया, क्या लगा तुमको? बिल्कुल सर, मतलब मैंने पेंटिंग भी देखी और पूरा सुना। बीच में मैं थोड़ा चला गया था नमाज पढ़ने, बट बाकी मैंने पूरा सुना है। तो काफी इंटरेस्टिंग था। राहुल भैया ने काफी अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एक्सपीरियंस डेवलप होता है, तो आपके विजुअल्स किस तरीके से डेवलप होता है, आपकी पेंटिंग किस तरीके से डेवलप होती है। क्योंकि चित्र वही है जो हमने एक्सपीरियंस करा है, हमने जो देखा है हमारे इर्द गिर्द और हमारे माहौल में, वही अनुभव हमारे वक्त के साथ परिपक्व होकर निकलने लगते हैं। तो काफी मतलब मैं सुन रहा था कि काफी टेंशन रहती है इस टाइम पे कि क्या करें क्या नहीं करें, वर्क नहीं हो रहा है और कोई सीरीज नहीं मिल रही है, वर्क किस तरीके से डेवलप होगा हमारा। तो ये काफी इनिशियल क्वेश्चंस जो सभी लोग फेस करते हैं, अभी मैं भी फेस करता हूँ कभी कभी वो चीज को। बट उस चीज को लेकर हमें उतना चिंतित नहीं होना चाहिए कि हाँ यार मेरे विजुअल्स डेवलप नहीं हो रहे या मेरे से पेंटिंग नहीं हो रही है, ये दूसरी चीजें जो क्वेश्चंस चलते रहते हैं। क्योंकि जब हम जो हमारे सीनियर्स हैं, ये हमारे सीनियर्स हैं, लक्ष्यपाल सर हैं, जय जरोटिया सर हैं, रामेश्वर ब्रूटा सर हैं, स्वामीनाथन सर हैं और जितने भी है, ये हमारे से बुजुर्ग हैं जिनसे हमें इन चीजों को देखकर सीखना चाहिए कि चीजें एकदम से डेवलप नहीं हो सकती, आपकी पेंटिंग एकदम से डेवलप नहीं हो सकती, ना आपका एक्सपीरियंस एकदम से डेवलप हो सकता है। हमें इन सब चीजों को अगर पैरेलल स्टडी करें तो ये चीजें कितनी आसानी से डेवलप हो सकती है, ये शायद हम सोच नहीं पाते, जिस वजह से इतना परेशान रहते हैं, सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं। क्योंकि इन वजह से ना तो हम हमारे अनुभव पे ज्यादा अच्छे से हमारा अनुभव परिपक्व कर पाते हैं, ना हमारे आसपास की चीजों में उतना ध्यान रखते हैं, और बीच में इर्द गिर्द दो नाव भी नहीं, 4-5 नाव पे जाने की कोशिश करते हैं कि ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए। बट ये जो हमसे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, इनकी पेंटिंग्स आप देखेंगे तो चीज आपको इजीली समझ में आएगी कि किस तरीके से वर्क डेवलप होता है और उस वर्क और उस विजुअल के डेवलप होने के पीछे आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से काम करता है। क्योंकि आप हमारे अनुभव जो है वो ही चित्र है, वही कविता है और वही दूसरे जो चीजें हैं आर्ट में, चाहे वो विजुअल आर्ट में हो, चाहे वो दूसरे परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो, किसी में भी हो, वो अनुभव ही है जो उन चीजों को उतना तराशता है। हम कोशिश करते हैं अभी से तराशने की, अभी से कुछ करने की, अभी से बॉडी ऑफ वर्क, अभी से दूसरे एलिमेंट्स क्रिएट करने की, बट वो सब एक जर्नी का पार्ट है। और इन सभी लोगों के वर्क देखने पे आप इन चीजों को ज्यादा समझने की कोशिश करें कि हाँ ये इस वक्त पे इस तरीके से काम कर रहे थे, या फिर बाद में जो चेंजेस आए हैं तो फॉर्म किस तरीके से डेवलप होकर सिंपल हुई या और कॉम्प्लेक्स हो गई, और उन दोनों का रीजन क्या हो सकता है। उस सिंप्लीफिकेशन का कि हाँ फॉर्म सिंपल कैसे हुई थी, या वो फॉर्म और एड ऑन होने लगी उसमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग था सर का वर्क, मैंने देखा स्टार्टिंग में जब एक बार देखा तो मेरे को गणेश पाइन सर की याद आई। स्टार्टिंग के 1-2 वर्क देखते मेरे को लगा कि ऐसा वर्क और भी देखा इस तरीके का, तो गणेश पाइन सर का भी एक बार ध्यान आया। बट फिर बाद में पूरा देखने के बाद वो चीज कितनी अलग है सभी से, वो चीज भी एक्सपीरियंस हुई। जी सर। बहुत सही बात बोली है तुमने। ये इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो सेशन में राहुल ने रखी और तुमने भी उसी बात को उसको एक्सपोज किया, और सबसे प्यारी बात यह है कि ये चीज आपको समझ में आ गई। और ये चीज आप कला क्या है इसकी एक सिंपल सी परिभाषा आप सभी जानते हैं, आत्म अभिव्यक्ति ही कला है। अब ये आत्म अभिव्यक्ति है क्या? सेल्फ डायलॉग है आपका आपके साथ। ये डायलॉग नहीं होता, आप जब बाहर किसी और से डायलॉग करते हैं तब आप चीजें नहीं बना पाते, नहीं कर पाते। तो इसमें सिंपल सी बात है, जो आपकी पोइट्री है, आपका सेंस है,
आपका ऑब्जर्वेशन है, आपके आसपास की एटमॉस्फेयर की जो चहल पहल है, जो खूबसूरती है, जो एहसास है, वो सारे पेंटिंग के एलिमेंट होते हैं। ये बहुत ही सही बात है। इसको आप लोगों ने बड़े सीरियसली लिया, मुझे बड़ी खुशी है। और इस तरीके के सेशन अगर आप लोग चाहेंगे तो कंटिन्यू बाद में भी हम लोग करते रहेंगे। इसके जरिए हम लोग आप लोगों के अंदर, आप लोगों के काम के ऊपर भी हम लोग, हो सकता है हम 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग जुड़े रहें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये संवाद का एक माध्यम है, इसको हम करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग करिएगा। तो राहुल आप बताएं, अब अनमोल आप बोले क्या चाहना है। जी सर, कुल मिला के बात मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें, जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं, तब हम जितना हो सके उतना वर्क देखें, हर आर्टिस्ट का समझने की कोशिश करें। लेकिन जब हम अपने कैनवास से रूबरू होते हैं, उस टाइम पर जितने भी ख्याल हमारे दिमाग में, जब हम काम देखते हुए, जब लोगों औरों के काम देख के जब आते हैं, उन सब को निकाल के बाहर फेंक दो। उस टाइम पे, उस टाइम जब हम काम करेंगे तो सिर्फ हमारा कैनवास, हमारा मटेरियल और हमारा स्पेस, सिर्फ वही रहना चाहिए हमारे पास में। बाकी जो कुछ भी हमें बाहरी अनुभव मिला है, सबको साइड में रखते हुए काम करें। और तभी हम अपनी जो निजी भावना है, जो हम अपने आप को खोजने की, तो तभी संभव हो सकती है। और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, तो हमारे सीनियर से डिस्कस करना चाहिए उस बारे में। और सबसे पहले वो भड़ास को निकालना चाहिए। कुछ भी आ रहा है कि यार मुझे उसका जैसा काम करना है या वो अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले उसको करके फिर साइड में करो, क्योंकि वो जब तक वो कचरा निकलेगा नहीं, तब तक हमारा अपनापन, जो नयापन है, वो आएगा नहीं। और बस यही कहना चाहूंगा मैं तो, कि ईमानदारी से अपना काम करें रेगुलर। धन्यवाद। थैंक यू अनमोल, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू सर। आप लोग कंटिन्यू काम करिएगा। ओके भाई, है ना।